This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start objective questions जिसको हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया से लिया है। इस कंटेम्प्रेरी इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50-50 करके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो आप देख सकते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बीएड जो स्टूडेंट्स जो दोस्त बीएड करने जा रहे हैं और जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं केवीएस, सीटेट और स्टेट, एनवीएस, यूपी टेट का, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन सारे स्टूडेंट्स दोस्तों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसमें आर्टिकल्स पढ़ना है और आर्टिकल्स सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेनली इस बीएड में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल बच्चों को क्या राइट्स देता है, पेरेंट्स को क्या राइट्स देता है, एजुकेशन का किस आर्टिकल में मेंशन है, ये सारे एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में मैंने किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए और नॉलेज हो जाए। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस को करवाया हूं। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किए हैं तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कंटेम्प्रेरी BCC 2 यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया से लिया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं 50 क्वेश्चंस का 50 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कहां से कैसे लिया गया है। ठीक है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बीएड की तैयारी कर रहे, जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो टीचिंग एग्जाम लाइक सीटेट, स्टेट, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट या फिर जो भी स्टेट होता है वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी इंडिया एक ऐसे सब्जेक्ट है जो और भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को काफी अंत तक देखना आप लोग, और ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको हेल्पफुल होगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नंबर को स्कोर करने में। तो बिना डिले किए करते हैं, और आप मेरे चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो जिन तक मेरा अभी वीडियो पहुंच नहीं पाया है, और लाइक तो बनता ही है दोस्त आप लोगों से, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इन विच द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1976। 1976 इज अ राइट आंसर बिकॉज 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा आर्टिकल्स में है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फंडामेंटल ड्यूटी जो किस आर्टिकल्स में, तो आर्टिकल्स 51 है। ठीक है, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर डिस्क्राइब एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा गया था। तो आर्टिकल 32 को कहा गया था। B.R. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2002 to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental rights। किस आर्टिकल में ये मेंशन 86वें संविधान संशोधन 2002 को मतलब उस इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या है, एकदम जरूरी है। तो ये 21 आर्टिकल 21 में ये मेंशन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन है। द रिगार्ड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस ऑफर्ड बाय आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 जो इसमें से गलत क्या है तो देख लेते हैं। पहला कि अ पर्सन कैन बी ओनली convicted for violation of law is force at the time of commission of an act. It is right answer. A person can be prosecuted and punished only once for a particular offense. ये भी सही है। थर्ड, a person can be compelled to be witness against himself. ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रिस्क्राइब एज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू पेरेंट्स और अ गार्जियन अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स को ये देती है गार्जियन अंडर 51 या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 51A में क्या बताता है। तो इसमें बोलता है कि गार्जियंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है 51A में या 21A में। ये मेंशन है, दोनों में अंतर है कि बच्चे का वहां पर राइट्स है, यहाँ पेरेंट्स की राइट्स है 51A में कि बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी टू डिवाइड द प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज सन एंड डॉटर। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर मतलब पेरेंट्स की ड्यूटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पर सी जो है ये गलत है, बी आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैव बीन enumerated in the part 4 of the constitution. The concept has been borrowed. तो डायरेक्टिव DPSP जो लिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो राइट टू वर्क जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए ये सही है आंसर। और इसमें से सारे फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, ठीक है, 19 से लेकर 22 में मेंशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आर्टिकल 23 to 24 में मेंशन है। राइट टू फ्रीडम रिलीजन्स 25 to 28 आर्टिकल्स में मेंशन है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30 में मेंशन है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 to 35 में मेंशन है। तो ये आप सारे सही है। राइट टू वर्क जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द पंचायती राज सिस्टम केम इन एग्जिस्टेंस बाय द। तो पंचायती राज सिस्टम जो है एग्जिस्ट मतलब पावर में आया 73वें संविधान संशोधन यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये आपका पावर में आया था पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख, फंडामेंटल राइट्स हैव टू नो वैल्यू विदाउट। फंडामेंटल राइट जो है नो वैल्यू विदाउट ऑप्शन राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट ऑप्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के बिना आपका जो फंडामेंटल जो वैल्यू होती है, राइट्स की वैल्यू होती है, इसके बिना नहीं होती है कोई वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन। तो पार्ट 4 में ये मेंशन है। DPSP पार्ट 4 में आपका मेंशन है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के पार्ट DPSP आपका देखेंगे पार्ट 4 में मेंशन है। 35 to 51 तक देखेंगे, इसमें मेंशन है, ठीक है। पार्ट 4 जिसको बोलते हैं पार्ट 4 में ये मेंशन है। तो आप मेरे चैनल को 100 लोग के पास सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो आर्टिकल 40 जो है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी सही है। आर्टिकल 41 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये गलत है आपका, तो ये सही होगा आंसर, ठीक है। और आर्टिकल 39A गुड जस्टिस एंड फ्री लीगल एजुकेशन ये भी सही है, यानी 41 में ये मेंशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आर्टिकल 14 में जो मेंशन है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योर द राइट टू वर्क to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and
इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व वोट, ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी आर एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल्स। तो डीपीएसपी जो है आपको 35 तक तो आपका फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद आप बोल सकते हैं इसे जो आपका डीपीएसपी है वो 36 से लेकर 51 तक आपका जो है डीपीएसपी है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें जो आंसर है आपका देयर नेचर इज सोशलिस्ट, इसका जो नेचर है वो सोशलिस्ट है, सामाजिक है ना, इसीलिए डीपीएसपी का नाम मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली है, ठीक है। तो देयर नेचर इज सोशल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 15 देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर, द आयरिश कॉपीड द आइडिया ऑफ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर्म। तो ये आयरिश जो कॉपी किया, आयरिश ने कहां से कॉपी किया था, हम लोगों ने तो आयरिश से किया, तो आयरिश ने कहां से किया, तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से किया, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें और भी ऑप्शन है इटालियन, जर्मन, स्वीडिश, तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसमें से कौन जो है गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें से आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 इज राइट आंसर। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कहलाता है, पहला ऑप्शन सही है। और 3 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी ने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कहा था, और विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज मतलब उसको। और थर्ड जो ऑप्शन है जो नहीं होगा आंसर, वो सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये गलत है, यानी ऑप्शन जो सी है ये सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेर एडेड लेटर। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका promote the educational and economic interest of SC, ST, etc., minimize equality in income, secure the participation of worker in the management. तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 and 3, minimize inequality in income और secure the participation of work in the management. ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डेड डीपीएसपी, है ना. तो इस ऑप्शन है डीपीएसपी आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, कोर्ट कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इनैक्टेड टू गिव इफेक्टेड टू डीपीएसपी. तो इसको देखते हैं कौन सही है. दोनों सही है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ठीक है, बी और 1 और 2 दोनों सही है. नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेड डीपीएसपी. ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑल ऑफ द अबव जो सही है. कह रहा है इसमें से कौन एग्जांपल है डीपीएसपी का. तो प्लानिंग कमीशन सही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये भी सही है, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये भी सही, मिनिमम वेजेज एक्ट ये भी सही, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर इज राइट है. क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अदर डायरेक्टिव अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4. तो ऑल ऑफ द अबव इसमें भी सही है. क्लेम ऑफ SC ST टू सर्विस सही है. इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग ड्यूरिंग प्राइमरी एजुकेशन ये भी सही है. डीपीएसपी में सारे मेंशन है. डीपीएसपी जो अभी मैंने बताया 36 आर्टिकल से लेके 51 तक मेंशन है, उसमें आप देख लेंगे. डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अडॉप्ट किया है. तो रशिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. अब देखते हैं नेक्स्ट 22, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कब किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट. तो 1976 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. कह रहा है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तत्काल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं. तो 11 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल्स. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस आर्टिकल्स में मेंशन है. तो आपका आर्टिकल 51A में मेंशन है आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन एक गलत है. तो अब पहला देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी आर गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है.
after the 42 constitution amendment fundamental duty have been added to the constitution of India। बिल्कुल सही, 42वें संविधान के बाद ही इसको जोड़ा गया था। In 2002 after the 82 constitution amendment another fundamental duty was added। ये गलत है आपका, इसमें right to education जो आपको मैं बताया था बच्चे के लिए, ठीक है, कंपल्सरी एंड कंपल्सरी 42वें संविधान 21 को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट बिल्ट इन 1950, ये सही है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एडवोकेट द फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने मतलब कहा था, किसने सपोर्ट किया था या समर्थन दिया था एडवोकेट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किनका ये आइडियाज था, एडवोकेट था स्वर्ण सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, इनके सिफारिश पर स्वर्ण सिंह कमेटी आता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से कौन एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो टू ओबे द पेरेंट्स, पेरेंट्स की आज्ञा मानना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी सब सही है। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप सुरक्षा करना है। टू मेक कंपलसरी एजुकेशन चाइल्ड, बच्चे पेरेंट्स को कंपलसरी एजुकेशन चाइल्ड प्रोवाइड करना है। टू स्प्रेड ब्रदरहुड अमंग द पीपल, भाईचारा लोगों के बीच में निभाना है, ये सारे चीजें है ना। तो इसमें से कौन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी? तो टू ओबे द पेरेंट्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 28 देखते हैं कि व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ए नेशनल ऑनर एक्ट पास्ड। तो ऑप्शन 1976, 1972, 1970 या 1971। तो 71 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन जो है वर्ड, वो उसका ऑरिजिन वर्ड क्या है? तो आपका इसका ऑरिजिन जो वर्ड है ई एंड कैटम, ई एंड कैटम इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। तो इसमें से कौन सही है नेचर ऑफ टीचिंग? तो पहला ऑप्शन है इट इज द डायग्नोस्टिक्स, इट इज द रिमेडिकल्स, इट इज द डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमेडिकल, या ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सब सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग। वो कौन सा एलिमेंट है कंपल्सरी जो लर्निंग के लिए? तो एबिलिटी टू रीड, ए ब्राइट माइंड, या टेंडेंसी टू नो, या नन ऑफ द। तो टेंडेंसी टू नो इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वाई आर द करिकुलम एक्टिविटी यूज्ड इन टीचिंग। करिकुलम एक्टिविटीज को क्यों टीचिंग में यूज किया जाता है? मेक टीचिंग इजी, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, या टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, या टू असिस्ट द टीचर। तो टू असिस्ट द टीचर इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 33 देखते हैं कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। तो ऑप्शन देखें, एजुकेशनल प्रोसेस में 3 कंपोनेंट क्या है वो सारे। तो पहला ऑप्शन एजुकेशन टीचर बुक, टीचर स्टूडेंट एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग एंड प्रैक्टिस, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन एंड स्किल। तो बी इज राइट आंसर, ठीक है, टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन। 34 देखते हैं कि व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। तो व्हाट इज टीचिंग, क्या पढ़ाते हैं, मतलब डिडक्टिव मेथड के द्वारा क्या पढ़ाएंगे। तो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। तो टीचिंग थ्रू जो पढ़ाते हैं डिडक्टिव मेथड, तो जनरल से स्पेसिफिक इज राइट आंसर। स्पेसिफिक से जनरल नहीं होगा, माइक्रो से माइक्रो और नहीं होगा, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट नहीं होगा, यानी फ्रॉम जनरल से स्पेसिफिक, साधारण से हार्ड की ओर। 35 देखते हैं कि व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए सारे ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। सोसाइटी, फैमिली, रेडियो एंड टेलीविजन इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का सही मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, तो रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, पढ़ाने से पहले इसको देखना पढ़ना। टू प्रिपेयर ऑल दैट टीचर वांट टू टीच इन अ लिमिटेड पीरियड, to prepare detailed answer of all the question to the asked in the class, या फिर to prepare the last of questions to be asked। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, to read the lesson before teaching, पढ़ाने से पहले आप लेसन प्लान को देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ये है कि on what depend the value of an educational experience in the eye of the idealist, whether or not the pupil has been properly motivated,
whether or not the preserve accepted institution, the extent to which it satisfy pupil desires, to manner in which it affect future experience. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, whether or not it preserve accept institution. 38 को देखते हैं. 38 में क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि which education activity is most desirable to the pragmatist, तो approximate the goal which educational scientists have set up is right. पहला ही ऑप्शन सही है. ऐसे सारे ऑप्शन पढ़ देते हैं. Result from the indiscrimination of the pupil in democratic theory that is beneficial effect upon the future experience of the pupil that characterized by spontaneous, active, continuously pleasurable and practical of for the pupil. तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, है ना. तो इसमें फॉलबेल, आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन लॉक, तो रूसो जो ऐसे नेचुरलिज्म का फादर भी कहा जाता है, तो रूसो इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. हु रेज्ड द स्लोगन बैक टू नेचर, किसने कहा था कि बैक टू नेचर, मतलब किस फिलॉसफी में मेंशन है. रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म, तो नेचुरलिज्म इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा था कि रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट. महात्मा गांधी, रूसो, डीबी, प्लेटो, तो रूसो ने कहा था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन आर वन ऑफ मास ऑफ फॉली एंड कंट्राडिक्शन, हुज स्टेटमेंट इज दिस. तो रूसो का ही है, बर्नार्ड शॉ का नहीं है, डीवी भी नहीं कहते, रविन्द्रनाथ टैगोर. तो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन जो मानव संसाधन है, इंस्टीट्यूशन है, तंत्र है, आर वन मास फॉली एंड कंट्राडिक्शन हुज स्टेटमेंट इज दिस. तो रूसो इज राइट आंसर. 43 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्सल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज फंक्शन ऑफ एजुकेशन. तो आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म बोथ, आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म जो है उन्होंने दोनों का कहा था कि स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्सल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन. तो डी इज राइट आंसर, डी हो जाएगा आपका सही आंसर. 44 कह रहा है कि विच स्कूल हेल्ड द व्यू गॉड मेक ऑल थिंग्स गुड, मैन मिडल्स विथ एंड दे बिकेम इविल. तो ये भी रूसो का, सॉरी, नेचुरलिज्म में ही रूसो ने ही कहा था कि गॉड सारी चीज अच्छे बनाते हैं, लेकिन आदमी जो है उसको इंटरफेयर, मैन मिडल्स विथ एंड दे बिकेम इविल, उसको खराब कर देता है, सरा देता है, ये यानी सी इज राइट आंसर. 45 देखते हैं, विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी. इसमें से चार ऑप्शन में से कौन नेचर ऑफ फिलोसफी नहीं है. तो देखते हैं, इट इज साइंस ऑफ नॉलेज, इट इज कलेक्टिव ensemble of various viewpoints, it is plant attempt and search for the truth, या it is the totally of man creative idea. तो it is the totally of man's creative idea is right answer. ठीक है, तो यानी D is right answer. 46 देखते हैं, which branch of philosophy deals with knowledge, its structure, method and validity. तो एपिस्टेमोलॉजी, ये जो है फिलोसफी का एक ऐसा ब्रांच है जो डील्स करता है स्ट्रक्चर को, मेथड को, वैलिड. एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इज राइट आंसर. 47 देखते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू, है ना. ये है आपका गोल ऑफ आइडियलिज्म का, रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू. Of question number 48, the aim of education according to the existentialist is. तो existentialist philosophy के अनुसार एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए. तो ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन इज राइट आंसर. बाकी देख लेते हैं, एडेप्टेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगा, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड इवन, यानी फर्स्ट इज राइट आंसर. 49 देखते हैं, नेचुरलिस्ट कंसेप्शन ऑफ मैन इज, नेचुरलिस्ट कंसेप्ट ऑफ के अनुसार मैन होते नेचर वुड हैव देम चिल्ड्रेन बिफोर दे आर मैन, है ना. क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द लास्ट, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेट बाय. तो आइडियलिस्ट जो है ये रिलीजियस एजुकेशन में बिलीव करते थे. तो ये आपका आज का 50 क्वेश्चंस का सीरीज था. ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था सारे एजुकेशन के लिए, टीचिंग्स के लिए, एग्जाम्स के लिए और सारे नॉलेज के लिए. तो आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.